समर्थ नंदिता को देखकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको भी इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी शादी करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आगे कुछ भी बोलता उसके पहले उसके फोन में एक मैसेज आया, जिसे देखकर वो उठकर खड़ा हो गया और फिर उसने कार की चाबी उठाई और नंदिता को देखकर बोला, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, और इतना बोलकर वहां से चला गया। समर्थ को जाता देखकर नंदिता खुद से बड़ी हैरानी से बोली, इसे अचानक से क्या हुआ और इसे कब से रूही और अमर की बातों से और उनके कामों से फर्क पड़ना बंद हो गया? ये सब क्या हो रहा है और क्या करना चाहता है ये लड़का? नंदिता खुद से ही बड़बड़ाती जा रही थी, जबकि समर्थ जा चुका था। इधर रूही मंडप में बैठी पंडित जी की बातों को ध्यान से सुन रही थी। फाइनली वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार हर लड़की को होता है। पंडित जी अमर को देखकर बोले, आप लड़की की मांग में सिंदूर भर दीजिए। ये सुनते ही रूही की आंखें भर आईं, क्योंकि उसकी जिंदगी में उसे सच्चा प्यार मिल गया था और आज वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी होने जा रही थी। ये बात सचमुच उसके लिए बहुत बड़ी थी, इसीलिए इस वक्त वो अपनी माँ और पापा को बहुत मिस कर रही थी। अमर ने जब रूही को देखा तो उसकी आंखें भरी हुई थी और फिर भरी नजरों से अमर को देखते हुए रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो आंखें बंद करके इस एहसास को महसूस करना चाहती थी और पूरी तरह से अमर की होना चाहती थी। जैसे ही अमर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो अमर के सिंदूर लगाने का वेट करने लगी, लेकिन वेट करते करते 5 मिनट हो गए। जब अमर के हाथों का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ तो रूही ने आंख खोलकर अमर की तरफ देखा, जो कि सामने की तरफ आंखें फाड़कर उसे ही देखता जा रहा था। रूही को कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई तो उसकी भी हालत अमर जैसी ही हो गई, बल्कि सच कहें तो उसकी हालत अमर से भी ज्यादा खराब हो गई। रूही और अमर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने सामने कोई भूत देख लिया था, और ये बात सच भी थी, क्योंकि उनके सामने जीती जागती सना खड़ी थी और उसके साथ खड़ा था समर्थ, जो कि उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखते ही अमर के हाथों से सिंदूर छूट गया और रूही के हाथ पांव लगभग कांप गए थे और उसे देखकर लग रहा था कि वो आंखें बंद करके सपना देख रही थी, क्योंकि जिस सना को उसने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा था वो एकदम सही सलामत थी और अब उसके सामने खड़ी थी और उसे ही घूर रही थी। बच्चे भी सना को देखकर डर रहे थे और वो अमर और रूही के पीछे छुपकर बैठ गए। तभी सना के साथ आया वकील एक फाइल अमर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक आप हमारी क्लाइंट सना आपको डिवोर्स नहीं दे देती और आप सिंगल नहीं हो जाते। उसकी बात सुनकर अमर कुछ नहीं बोल सका, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए अभी तक उसकी नजरें सना पर ही थी। रूही, जो कि अपने कांपते हुए पैरों से अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी, वो धीरे धीरे मंडप से नीचे उतरकर सना के पास आने लगी और कुछ ही देर में सना के एकदम करीब आकर खड़ी हो गई। पहले तो उसने अपने हाथों से सना को छुआ और उसे एहसास हुआ कि अभी जो भी वो देख रही थी, जो भी वो सुन रही थी, वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। तो वो बिल्कुल पागलों की तरह सना को ऊपर से नीचे तक और चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि कोई मर चुका इंसान जिंदा कैसे हो सकता था। सभी गेस्ट वहां पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अमर को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन को कैसे हैंडल करता, और जब उसने देखा कि सभी गेस्ट उसका तमाशा बना रहे थे तो वो हाथ जोड़कर उन सभी के सामने खड़ा हो गया और उन्हें देखकर बोला, यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। अमर की बात सुनकर लोग जाने तो लगे थे, लेकिन एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते हुए वो सभी अमर और रूही के बारे में कुछ न कुछ गलत ही बोल रहे थे, जो कि अमर को ना चाहते हुए भी सुनना पड़ रहा था। सबके जाने के बाद अमर गुस्से से सना के पास आया। उसकी गोद में दोनों बच्चे थे और वो गुस्से से सना को देखकर दोनों बच्चों की तरफ इशारा करते हुए बोला, सना, मुझे नहीं पता कि तुम कैसे जिंदा हो और कैसे नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि अगर कोई माँ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें भी गिन रही होती है ना, तो भी वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम तो जिंदा होते हुए भी एक बार भी इन दोनों को देखने तक नहीं आई। अमर की बात सुनकर सना बड़े गुस्से में उसे देखते हुए बोली, मेरे मरने के दूसरे दिन ही तुम ले तो आए थे उनके लिए नई माँ, तो फिर मैं क्या मुंह लेकर के आती तुम्हारे पास, और क्यों आती?
सना की बात सुनकर अमर गुस्से से चिल्लाते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, तो फिर आज क्या लेने आई हो यहाँ? सना मुंह बनाते हुए अमर को देखकर बोली, आज मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी में आगे तो नहीं निकलने दे सकती, और वो भी उस इंसान के साथ तो बिल्कुल नहीं जिसने मुझे मरते हुए देखकर भी मेरी मदद नहीं की थी। सना ये कहते हुए रूही की तरफ घूर कर देख रही थी। सना की बात सुनकर अमर समर्थ की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्यों आधा सच बोल रही हो सना? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्यों आई हो। तुम आई हो इस समर्थ के भड़काने की वजह से, क्योंकि ये नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हो, इसीलिए ये तुम्हें यहाँ लाया है। सना अपने दोनों हाथों को बांधते हुए बड़े रौब से बोली, अमर तुम और ये रूही मेरे यहाँ आने के बारे में क्या सोच रहे हो क्या नहीं, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये शादी का मंडप और ये ड्रामा खत्म हो चुका है, इसीलिए अच्छा होगा कि पंडित जी को बाय बोलो और उन्हें फ्री करो। सना की बातें इतनी इमोशनलेस और गिरी हुई थीं कि उसे सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अभी अमर और सना बहस कर ही रहे थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस बीच कोई था जिसे सिर्फ अपनी पड़ी थी, और वो था समर्थ। समर्थ मुस्कुराते हुए रूही के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, कहा था ना मैंने कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में शांति से नहीं रहने दूंगा। अच्छा होता तुम्हारे लिए कि अगर तुमने मेरी बात मानी होती। क्या मांगा था मैंने तुमसे रूही? बस वो प्रॉपर्टी के पेपर्स ही तो मांगे थे। और वैसे भी रूही, तुम इतनी प्रॉपर्टी का करोगी क्या? तुम्हारा हस्बैंड एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, तुम भी साइड में अपना बिजनेस बढ़ा रही हो, इतना बड़ा घर है तुम्हारे पास। अगर मुझे तुम वो पेपर्स दे देती तो क्या चला जाता तुम्हारा? समर्थ की बात सुनकर रूही दांत पीसते हुए उसे देखकर बोली, अब मैं मर भी जाऊंगी ना, तब भी वो पेपर्स तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगी। और तुम होते कौन हो मेरे पापा की जायदाद पर कब्जा करने वाले? समर्थ रूही को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी तुम्हारी शादी अमर से नहीं हुई है, इसलिए अभी तक तो मैं तुम्हारा पति हूं ही। रूही गुस्से से समर्थ को देखकर बोली, तुम और पति? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हें भी पता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी, और एक प्लानिंग को किसी रिश्ते का नाम देना, इससे गिरी हुई बात दूसरी क्या हो सकती है समर्थ? जब अमर ने देखा कि समर्थ रूही से कुछ बोल रहा था और रूही परेशान हो रही थी, तो वो गुस्से से उन दोनों के पास आ गया और समर्थ को धक्का देते हुए बोला, अपनी बहन को यहाँ लेकर आए हो तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम जो चाहोगे वो करोगे। रूही से दूर रहो, समझे तुम? अमर ने गुस्से में समर्थ से ये बात कही तो सना उसके पास आकर खड़ी हो गई और रूही की तरफ घूरते हुए बोली, अमर तुम इसकी साइड नहीं ले सकते। इस वक्त ये मेरी भाभी है और समर्थ मेरा भाई, और इसके अलावा इसका कोई वजूद नहीं है। और अमर, अगर अगली बार मैंने तुम्हारे मुंह से इसके लिए कुछ भी सुना तो मैं सीधे पुलिस के पास जाऊंगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाऊंगी मैं। सना की बात सुनकर अमर हैरानी से उसे देखने लगा और उसे देखकर बोला, करने को तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे साथ सना, लेकिन मैं तुम्हारे जितना गिरना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि लोमड़ी चाहे कितनी भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन वो शेर की तरह कभी शिकार नहीं कर सकती। और तुम्हारी हरकतों और मेरी हरकतों में शेर के बीच जितना ही फासला है। तुम्हारी सिर्फ झूठी धमकियां हैं और मेरा सिर्फ एक ठोस कदम होगा जिससे शायद तुम झेल नहीं पाओगी। अमर की बात सुनकर सना उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वहीं दूर खड़े आरव और अपनी ये सब देखकर थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि सना ने उनके अंदर पहले से ही खौफ बना रखा था और उसने कभी भी उन दोनों को माँ का प्यार नहीं दिया था। अवनी और आरव को अगर माँ का प्यार किसी से मिला था तो वो थी रूही। जब रूही ने देखा कि बच्चे डरे हुए थे तो वो उनके पास आ गई और अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें हक करते हुए बोली, क्या हुआ तुम दोनों को? तुम डर क्यों रहे हो? अभी रूही ने इतना कहा ही था कि बच्चे उससे लिपट कर रोने लगे। ये देखकर सना तेज कदमों से रूही के पास चलते हुए आई और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर बोली, तुम दोनों को दिख नहीं रहा क्या? तुम्हारी माँ इधर खड़ी है। ये रूही तुम्हारी माँ नहीं है, ये तुम्हारी मामी है। बच्चे धीरे से सना से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सना ने उन्हें बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। बच्चों को सना से डर लग रहा था। वो बार बार बच्चों को आंखें दिखाकर वहीं खड़े रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन फिर भी बच्चे
नजरें इधर उधर चुरा कर वहां से जाना चाहते थे। रूही अमर के पास आकर बोली, बच्चे बहुत डरे हुए हैं, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। इस तरह से चिल्लाना और गुस्सा करना बच्चों के सामने सही नहीं है। रूही की बात सुनकर अमर ने गहरी सांस ली और फिर सना के पास आकर बहुत ही धीरे से बोला, सना बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो और क्यों आज के दिन यहाँ आई हो? क्यों तुम हमारी खुशियां बर्बाद कर रही हो? जैसे अब तक तुम्हें हमारी याद नहीं आई, जैसे अब तक तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं महसूस हुई, वैसे ही रहो ना। तुम अपनी दुनिया में मस्त और हम अपनी दुनिया में खुश। और सना सच बताऊं तो बच्चों को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो रूही को अपनी माँ मान चुके हैं और वो रूही के साथ खुश हैं। सना अमर की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, बच्चे रूही के साथ खुश हैं या फिर बच्चों की आड़ में तुम अपने मन की बात बोल रहे हो? और फिर वो आगे आते हुए हंसते हुए बोली, बस यही मजबूर चेहरा देखना था मुझे तुम दोनों का। और वैसे भी मैं यहाँ अपने दोनों बच्चों के लिए आई हूँ और मैं इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। सना की बात पर अमर अपनी झूठी लेकिन दुख भरी हंसी हंसते हुए बोला, वाह सना, कितना अच्छा मजाक करती हो ना तुम। ना समझ बच्चे भी समझ गए होंगे कि तुम उनके लिए जो बोल रही हो वो सिर्फ इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है इस वक्त, और तुम इन छोटे बच्चों का सहारा लेकर मेरे घर और मेरी जिंदगी में घुस रही हो। सना जो कि अमर की बात से चिढ़ गई थी, सामने पड़े सोफे पर बच्चों का हाथ पकड़कर बैठ गई और अमर को देखकर बोली, तुम्हें जो भी लगता है सोचते रहो, लेकिन मैं यहाँ अपना हक और बच्चों के लिए आई हूँ। कैसे वापस आई थी सना और क्या था उसके वापस आने के पीछे का राज? क्या अमर और रूही अब कभी एक हो पाएंगे या फिर सना खड़ी कर देगी उनके बीच एक दीवार? ये जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। सना की ऐसी बात सुनकर अमर हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर चल क्या रहा था। अमर ने सना को हैरानी से देखते हुए कहा, इतने दिन से कहाँ थी तुम? अचानक से कैसे आज तुम्हें बच्चों की याद आ गई? और तुम्हारे जाने से पहले भी बच्चे तुम्हारे ही थे, तब भी तो तुम कभी उनसे बात भी करना जरूरी नहीं समझती थी। तुम्हें कभी इन बच्चों का ख्याल भी रहता है? तुम्हें तो बस कभी पार्टी कभी क्लब, तुम्हें तो शायद ये भी याद नहीं था कि तुम्हारा एक पति और तुम्हारे 2 बच्चे भी थे। तो आज किस हक की बात करने आई हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चे किस हाल में थे? आज इनके चेहरे देखो, इनके चेहरे पर जो भी खुशी है वो सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से है। अमर की बात सुनकर सना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। सना ने अमर को घूरते हुए कहा, मेरी गलतियां गिनाकर तुम अपनी गलतियां छिपाना चाह रहे हो? बच्चे किसी पराई औरत के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? बच्चों को हमेशा सिर्फ उनकी माँ चाहिए होती है और इन बच्चों की माँ मैं हूँ, कोई और नहीं। और मुझे कुछ भी बोलने से पहले तुम एक बार अपने आप को और इस लड़की को देखो। मेरे होते हुए तुम मेरे ही सामने किसी और औरत की तारीफ कर रहे हो। अमर कुछ कहने वाला था कि तभी रूही ने उसे इशारे से आगे कुछ और कहने के लिए मना कर दिया, क्योंकि रूही नहीं चाहती थी कि बच्चों के सामने कोई और भी तमाशा हो। सना ने रूही को इशारा करते हुए देख लिया था। सना रूही की ओर आगे बढ़ने लग गई और उसे घूरते हुए सना ने कहा, ओह, तो तुम्हें ये भी आता है? तुम्हारी किस्मत तो देखो, मेरे ही सामने मेरे ही पति को इशारे कर रही हो। मैं भूल कैसे सकती हूँ तुम्हें? पहले तुमने मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे बर्बाद किया और अब अपने ननद के पति पर डोरे डाल रही हो। तुमसे तो घिन आ रही है मुझे। क्या तुम्हारा एक आदमी से पेट नहीं भरता? एक छोड़ा तो दूसरा, अब दूसरा छोड़ोगी तो क्या तीसरा पकड़ लोगी? तुमसे अच्छी तो वो कोठे वाली होती है। सना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रूही और अमर ने एक साथ सना को बीच में टोकते हुए कहा, सना, बस आगे एक शब्द और नहीं। जैसे ही सना ने ये सुना, अब उसके गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। सना गुस्से से चीखते हुए रूही पर हाथ उठाने लग गई। तुम्हें तो मैं। सना रूही पर हाथ उठाने ही जा रही थी कि तभी अमर ने सना का हाथ पकड़ लिया। अमर ने गुस्से से सना को देखते हुए कहा, खबरदार सना, ऐसा करने की तुम हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अपना हाथ अमर के हाथ से छुड़ाते हुए सना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, ओह, तो बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। लगता है आग दोनों तरफ से बराबर लगी है। तुम आज इसके लिए मुझसे लड़ रहे हो,
मैं भी देखती हूँ तुम कब तक बचाते हो इसे मुझसे। इतना बोलकर सना अपने साथ लाया हुआ सामान लेकर वहां से अंदर चली गई। जब सना अमर के कमरे में गई तो उसने देखा अमर का कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। चारों ओर बस गुलाब के फूल ही बिखरे हुए थे और कुछ मोमबत्तियां भी जल रही थी। बिस्तर पर बहुत खूबसूरत सा दिल बनाया हुआ था। गुलाब की भीनी भीनी खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। सना की नजर दीवार पर टंगी रूही, अमर, अवनी और आरव के साथ में तस्वीर लगी हुई दिखाई दी। सना ने अपना सामान वहीं फेंका और उस तस्वीर को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिससे वो तस्वीर चकनाचूर हो गई। सना ने गुस्से से उस टूटी हुई तस्वीर को देखते हुए कहा, रूही और अमर, जैसे ये तस्वीर आज टूट के चकनाचूर हो चुकी है, इस तरीके से जल्दी ही तुम दोनों का रिश्ता भी टूट जाएगा। अब मैं वापस आ चुकी हूँ और मुझसे जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रूही, तुमने मुझसे मेरे अमर को चुराने की कोशिश की है। अब तुम देखना कि तुम्हारा आने वाला हर दिन तुम्हारी जिंदगी के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतना जहर घोलूंगी कि एक दिन तुम खुद मौत के लिए तरस जाओगी और उस दिन तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर सना के जाने के बाद रूही ये सब देखकर किसी पत्थर की तरह वहां पर जमी खड़ी रही। सना के जाते ही डर से अवनी और आरव भाग के रूही के पास आए और उसके पैरों से लिपट गए। आरव ने उदास होते हुए रूही से पूछा, मम्मा, हमें पुरानी माँ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हमें नहीं रहना उनके साथ। क्या आपकी और पापा की शादी अब नहीं होगी? आरव की बात सुनकर रूही घुटनों पर बैठ गई और दोनों बच्चों को गले लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अवनी ने रूही का चेहरा अपने सामने लाया और उसकी आंखों में बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं और भाई है ना आपके पास। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि आपकी और पापा की शादी जल्दी से हो जाए। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर रूही को और रोना आ रहा था और वो दोनों बच्चों से लिपटकर खुद किसी छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रोने लगी थी। रूही को ऐसे रोता देखकर अमर को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर अब जब सना उनकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी तो अमर को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करता। एक तरफ सना थी जो उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चों की माँ थी, और दूसरी ओर रूही थी जो उसके बच्चों की सगी माँ ना होते हुए भी उन बच्चों के लिए सब कुछ थी, और वो अमर का प्यार भी थी। रूही को इस तरह से रोते हुए देखकर अमर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में कोई सैकड़ों सुइयां बार बार चुभ होता जा रहा था। अमर अपने आप को रोक नहीं पाया और वो रूही को शांत करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा कि तभी सना वहां पर आ गई। उसे देखकर अमर ने अपना हाथ रोक लिया। सना ने देखा कि अवनी और आरव रूही से गले लगे हुए थे। सना भाग के रूही के पास गई और दोनों बच्चों का हाथ पकड़ उन्हें अपनी ओर खींचकर लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी माँ मैं हूँ, वो रूही नहीं। तो आज के बाद तुम्हें जो भी चाहिए या जो भी बात करनी है तुम दोनों सिर्फ मुझसे करोगे, उससे नहीं। ये बोलकर सना दोनों बच्चों को लेकर वहां से जाने लगी। बच्चों का हाथ अपने हाथ से छूटता देखकर रूही को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से कोई उसका दिल निकाल कर ले जा रहा था। दोनों बच्चे जाते वक्त पलटकर बार बार रूही को देख रहे थे। सना बच्चों को लगभग खींचकर वहां से ले जा रही थी। इस तरह से बच्चों को खींचकर ले जाते हुए देखकर अमर को बहुत गुस्सा आया और वो भी सना के पीछे चला गया। बेचारी रूही वहां अकेली रह गई। जिस मंडप में आज रूही को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलनी थी, आज उसी मंडप में रूही को सिर्फ दुख और दर्द ही मिला था। थोड़ी देर पहले जो गेस्ट रूही को प्यार और खुशी से देख रहे थे, वही गेस्ट अब रूही को दया की नजरों से देख रहे थे। रूही को मंडप में अकेला बैठा देखकर समर्थ रूही के पास आया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अरे बेचारी रूही, तुमने कितने बड़े बड़े सपने देखे होंगे आज के दिन के लिए, पर तुम्हारे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, पर ये तो बस अभी शुरुआत है। तुम देखो आगे तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। तुम्हारी उल्टी गिनती आज से शुरू। ये बोलकर समर्थ हंसते हुए वहां से निकल गया। समर्थ की ये बातें रूही के जख्मों पर नमक का काम कर रही थी।
रूही ने जब नजर उठाकर देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। रूही को ऐसा लग रहा था जैसे सब उसका मजाक बना रहे थे। रूही से अब वहां और नहीं बैठा जा रहा था। रूही वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। काफी रात हो चुकी थी। अमर हॉल में बैठा कुछ सोच रहा था और उसकी निगाह सिर्फ रूही के कमरे पर थी। अमर बहुत देर से सोच रहा था कि वो रूही के पास जाए, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रूही से नजरें भी मिला पाता। जो रात अमर और रूही की नई जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत होनी थी, आज वही रात उनके लिए अमावस की डरावनी काली रात बन चुकी थी। अमर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी आरव ने अपने छोटे से हाथ से अमर की आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहा, पापा आप क्यों रो रहे हो? क्या अब रूही मम्मा और आपकी शादी नहीं होगी? पापा मैं रूही मम्मा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो हमसे दूर जाएं। सना माँ बोल रही थी कि अब वो वापस आ गई है तो वो रूही मम्मा को यहाँ से दूर भेज देगी। अवनी भी ये सुनकर रोने लगी। पापा हमें सना मम्मा बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो तो हमें प्यार भी नहीं करती। हमें रूही मम्मा चाहिए पापा। आरव की बातें सुनकर अमर को दोनों बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बड़ों की लड़ाई में अगर कोई सबसे ज्यादा पिसता है तो वो होते हैं घर के बच्चे। अमर जानता था कि आगे आने वाले समय में बच्चों के लिए ये सब और मुश्किल होने वाला था। अमर ने आरव को गले से लगा लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, आप इन सब बातों के बारे में मत सोचो। ये सब बड़ों की बातें हैं। आप बस अपने पापा पर भरोसा रखो। वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और रही बात रूही मम्मा की, तो उन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अमर की बात सुनकर आरव के उदास चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने खुशी से अमर की ओर अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, पक्का? प्रॉमिस पापा? अमर ने भी अपना हाथ आरव के हाथ पर रखते हुए कहा, प्रॉमिस बेटा। अब जाओ और सो जाओ। आरव ने प्यार से अमर के गालों पर किस करते हुए कहा, गुड नाइट पापा। ये बोलकर आरव वहां से चला गया। मंडप से वापस आने के बाद से रूही आईने के सामने बैठी बस खुद को निहार रही थी। रूही एक गहरी सोच में थी और उसने खुद से कहा, क्या हो गया मेरे साथ? जो जिंदगी खूबसूरत होने वाली थी वैसे बदसूरत कैसे हो गई? अगर यही सब होना था तो मुझे अमर के इतना करीब क्यों ले आए आप भगवान? रूही ये सब सोचे ही जा रही थी कि न जाने कब उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तभी गुस्से से तमतमाती हुई सना रूही के कमरे में आ गई। रूही की आंखों से बह रहे आंसुओं को देखकर सना ने कहा, जैसे तुम आज आंसू बहा रही हो, अब वैसे ही पूरी जिंदगी आंसू बहाओगी। और तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? तुम यहाँ नहीं रह सकती। अब तक अमर भी वहां आ चुका था। सना को रूही पर ऐसे चीखते देखकर अमर ने सना से कहा, सना तुम ये क्या कर रही हो और किस हक से तुम मेरे घर से रूही को निकाल रही हो? सना ने हंसते हुए अमर से कहा, तुम मेरे हक की बात कर रहे हो? लगता है तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये मेरा भी घर है। और ये लड़की किस हक से इस घर में रह रही है? ये तुम्हारी माशुका है, तुम्हारी बीवी नहीं। और ये लड़की घर के इस कमरे में तो क्या, घर के किसी भी कमरे में नहीं रह सकती। कुछ सोचते हुए सना ने आगे कहा, हाँ पर मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ कि रात के इस वक्त मैं तुम्हें घर से बाहर भेजूं। अगर तुम्हें रहना है तो मैं तुम्हें इस घर के स्टोर रूम में रहने की परमिशन दे सकती हूँ। आखिर घर के नौकर वहीं तो रहते हैं। अमर सना की बात सुनकर सना से लड़ गया और लगभग चीखते हुए अमर ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रूही यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो इसी कमरे में रहेगी। देखता हूँ कौन निकालता है उसे इस कमरे से। अमर की बात सुनते ही सना की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सना अपने हाथ मोड़कर अमर की ओर देखने लगी और सीरियस होते हुए सना ने अमर से कहा, तुम मुझे इतने हल्के में मत लो अमर। मैं क्या कर सकती हूँ इसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं पुलिस का भी सहारा ले सकती हूँ। और तुम्हें तो पता है कि इन सब मामलों में पहले बीवी की सुनी जाती है और तुम्हारी रूही तो एक दूसरी औरत है, तो उसकी तो पुलिस वैसे भी नहीं सुनेगी। अब तुम खुद सोच लो, उसके बाद तुम्हारे और रूही के साथ क्या होगा? क्या करेगा अमर? क्या सना रूही को उसके कमरे से निकाल पाएगी? अब आगे क्या करेगी रूही? कैसे सब ठीक करेगा अमर?
क्या नई चाल चलेगा समर्थ? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। जब सना ने अमर से कहा कि अगर सना की बात नहीं मानी गई तो वो पुलिस का सहारा लेगी, तो अमर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वापस आने के बाद से सना जिस तरह से बिहेव कर रही थी, अमर के मन में जो बची कुची इज्जत थी सना के लिए, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। अमर ने लगभग चिल्लाते हुए सना से कहा, धमकी किसे दे रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? तुम्हें जैसे बुलाना है तुम बुला लो, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं भी देखता हूं कि तुम कितनी बड़ी ताकतवर हो गई हो। अमर के ऐसे जवाब देने से सना गुस्से से तमतमा गई। उसने दांत पीसते हुए अमर से कहा, तुम। सना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रूही ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ठीक है, मैं स्टोर रूम में सो जाऊंगी। रूही के इस जवाब को सुनकर अमर हैरान था। अमर ने रूही से कहा, रूही पर तुम? रूही ने अमर को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, मुझे किसी तरह का कोई और तमाशा अब नहीं चाहिए। सुबह से वैसे भी बहुत तमाशा हो चुका है। मैं स्टोर रूम में जाकर सो जाऊंगी। ये बोलकर बिना एक पल भी वहां रुके रूही ने जल्दी से अपना सामान एक सूटकेस में लिया और फिर वो सीधे स्टोर रूम में चली गई। रूही को जाते हुए देखकर सना मुस्कुराकर उसे देख रही थी, जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली है। रूही ने जैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो एक दरवाजे से धूल उड़ने लगी। उस कमरे में चारों ओर जाले लगे हुए थे। फर्श, दीवार, अलमारी भी धूल से ढकी हुई थी। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से उस कमरे में झाड़ू नहीं लगी थी। रोते रोते रूही ने खुद से कहा, एक ही दिन में जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई है। कमरा छूटा कोई बात नहीं, पर अब मुझे मेरे बच्चों से भी मिलने की इजाजत नहीं है। पता नहीं आरव और अपनी ठीक से सोए होंगे या नहीं। ये सोचते हुए रूही की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। इतना भारी भरकम लहंगा पहनकर रूही कमरे को साफ कर रही थी। कमरा साफ करते हुए रूही का हाथ एक बॉक्स पर लगा और वो बॉक्स जमीन पर गिर गया और उसमें रखा सामान जमीन पर बिखर गया। रूही जब उस बॉक्स से गिरा हुआ सामान बॉक्स में दोबारा ठीक से रखने लगी तो उसकी नजर एक फाइल पर गई। रूही ने जब वो फाइल उठाकर देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह भी खुला रह गया। उस फाइल को देखकर रूही का माथा ठनक चुका था। वो पेपर कोई और पेपर नहीं थे, वो तो उसकी हवेली के पेपर थे। फटी हुई आंखों से पेपर को देखते हुए रूही ने कहा, ये पेपर्स, ये तो मेरी हवेली के पेपर हैं और ये समर्थ के घर से लाए हुए सामान में क्या कर रहे हैं? मुझे अमर ने ये सामान दिखाया था पर उस समय मैंने इन्हें इतना ध्यान से नहीं देखा था। कुछ सोचते हुए रूही ने खुद से कहा, जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। किसी के हाथ लगने से पहले मुझे अभी इन्हें छुपाना होगा। ये सोचते हुए रूही ने उन पेपर्स को अपने सामान में छुपा लिया। रूही ने अपने सूटकेस से एक कुर्ता पजामा निकाला और लहंगे को चेंज करके कुर्ता पहन लिया। शादी के जोड़े को फोल्ड करके रूही रखने जा रही थी, पर शादी के जोड़े को देखते ही रूही की आंखों के सामने सुबह से अब तक हुई सारी घटनाओं का नजारा उसकी आंखों के सामने तैरने लगा और न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी रूही को पीछे से किसी ने पकड़कर हक कर लिया। रूही अचानक से चौंक गई। वो चिल्लाने वाली थी कि उस आदमी ने रूही के मुंह पर हाथ रख दिया। वो कोई और नहीं, अमर था। अमर ने फुसफुसाकर रूही के कान में कहा, रूही परेशान ना हो, ये मैं हूं। अमर को चोरी छुपे ऐसे दबे पांव अपने कमरे में आया देखकर रूही हैरान थी। रूही ने इधर उधर नजर फेर के देखा कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा था। रूही जल्दी से गई और उसने दरवाजे से झांक के देखा। उसे आसपास कोई नहीं दिखा। रूही ने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर लिया और वो भागकर अमर के पास गई। उसने भी फुसफुसाते हुए अमर से कहा, अमर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर सना ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर से कोई ना कोई तमाशा खड़ा कर देगी। तुम यहाँ से जाओ। अमर ने रूही के होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और कहा, बस बस तुम शांत हो जाओ, मुझे किसी ने नहीं देखा है।
मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जैसे ही अमर ने ये कहा, रूही की आंखों में रुके हुए आंसू छलक पड़े और फिर अमर ने रूही को गले से लगा लिया। अपने गले से लगाते हुए अमर ने रूही से कहा, तुम परेशान ना हो, बस कुछ दिनों की बात है, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर हम एक होंगे और हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अमर को अपने से अलग करते हुए रूही ने कुछ सोचते हुए कहा, पर अमर, मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि अगर सना जिंदा थी और सही सलामत थी तो वो तो पहले भी वापस आ सकती थी। अचानक हमारी शादी के दिन ही क्यों वापस आई? रूही की बात को सुनते हुए अमर ने भी कुछ सोचते हुए कहा, वही बात तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि सना आखिर वापस कैसे आ सकती है। वो तो मर चुकी थी, फिर वो जिंदा कैसे है? कुछ सोचते हुए अमर ने कहा, फिलहाल अभी हमें इस पल को जीना है, आगे का बाद में सोचेंगे। और अमर ने दोबारा से रूही को गले लगा लिया। कुछ देर तक वो दोनों यूं ही एक दूसरे से लिपटे रहे। वो दोनों बस शांत थे। वो दोनों एक दूसरे की सांसों को और एक दूसरे की धड़कनों को आसानी से सुन सकते थे। काफी समय बीत जाने के बाद रूही ने अमर से कहा, अमर, तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सना को अगर पता चल गया तो तुम्हें पता है ना कि वो क्या करेगी, और मैं नहीं चाहती कि बच्चों के सामने कोई भी तमाशा हो। वैसे भी सुबह से लेकर अब तक बहुत तमाशा हो चुका है। बच्चे कैसे हैं? क्या उन्होंने खाना खाया? वो सोए या नहीं? रूही की बात सुनते ही अमर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। मैंने उन्हें खाना भी खिला दिया है और सुला भी दिया, पर सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे दोनों बच्चे परेशान हैं। वो तुमसे मिलना चाह रहे थे पर सना ने उन्हें मना कर दिया। रूही ने उदास होते हुए कहा, मुझे सब पता है, सना बच्चों को मुझसे मिलने नहीं देगी, पर तुम अब जाओ यहाँ से, जाकर थोड़ा आराम कर लो। अमर ने रूही से कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, मैं जा रहा हूँ। कोई भी जरूरत हो तो बिना कुछ सोचे मुझे बोल देना, मैं यही हूँ। ये बोलकर अमर वहां से चला गया। अमर इस समय कहीं और नहीं जाना चाह रहा था। अमर को पता था कि अगर वो अपने कमरे में गया तो वहां सना होगी और वो सना का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, और वो रूही को ऐसे छोड़कर भी नहीं जाना चाह रहा था। फिर अमर आगे कुछ और ना सोचकर स्टोर रूम के बाहर ही सो गया। अगली सुबह जैसे ही अमर की आंखें खुली तो वो मुस्कुराते हुए उठा। उसे लगा जैसे रूही उसके पास बैठी थी, मगर वो सामने देखकर चौंक कर उठकर बैठ गया। उसके सामने सना खड़ी थी जो लगातार उसे घूरती जा रही थी। सना ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए अमर से कहा, क्या बात है, तुम ऐसे चौंक क्यों गए? तुमने किसी और को एक्सपेक्ट किया था क्या? अमर ने सना को देखते हुए कहा, सना, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। सना ने अमर से गुस्से में कहा, मैं तमाशा करना भी नहीं चाहती, पर तुमने तो यहाँ रूही को एक्सपेक्ट किया होगा ना, यही तो तुम्हारी फितरत है, एक गई दूसरी आई। ये बोलकर सना वहां से चली गई। अमर ने आंख उठाकर स्टोर के अंदर देखा तो रूही ने अमर को शांत रहने और वहां से जाने का इशारा किया। रूही अपने कमरे में उदास बैठी थी। रूही ने कहा, बच्चों को लेट हो जाएगा स्कूल जाने के लिए, मुझे जल्दी उठना होगा, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलते हुए वो जल्दी जल्दी उठकर तैयार होकर स्टोर रूम के बाहर जाने वाली थी कि उसके कदम रुक गए। उसे कल की वो सारी बातें याद आने लग गई जब सना उसके हाथों से खींच के बच्चों को लेकर जा रही थी। रूही ने कहा, अगर मैं अभी बच्चों के पास गई तो कहीं सना फिर से कुछ उल्टा सीधा ना करे। ये सोचकर रूही कमरे में ही रुक गई, पर उसका मन नहीं मान रहा था। वो बच्चों को देखना चाह रही थी। रूही अपने कमरे की खिड़की से झांककर देखने लगी कि शायद उसे बच्चे कहीं दिख जाते। तभी एकदम से सना रूही के सामने आकर खड़ी हो गई। रूही घबरा गई। सना ने रूही से कहा, क्या बात है, तुम भी चौंक गई मुझे देखकर? मैं क्या कोई भूत हूँ जब मुझे देखकर हर कोई बस चौंक जा रहा है? रूही ने कुछ भी नहीं कहा। सना ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम अपने आप को इस घर की मालकिन न समझना। तुम्हारी औकात इस घर में नौकर की है, और नौकर इस तरह से कमरे के अंदर बैठकर आराम नहीं करते। तो उठो, बाहर निकलो, कुछ काम करो। सवालिया नजरों से रूही सना को देखने लगी। सना ने रूही को घूरते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? इस घर में रहना है तो काम करना होगा। मुफ्त में रहने के लिए मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी।
कि किसी भी ऐरे गैरे को मैं अपने घर में रखूंगी। रूही सुबह सुबह सना से कोई बहस नहीं करना चाह रही थी। आंखें बड़ी करते हुए रूही ने सना से कहा, क्या करना होगा मुझे? सना ने मुस्कुराते हुए कहा, लॉन्ड्री एरिया में कुछ कपड़े रखे हैं, उन्हें जाकर धो डालो। रूही एक लंबी सांस लेते हुए लॉन्ड्री एरिया की ओर चली गई। रूही ने खुद से कहा, अपने घर का काम करने में क्या परेशानी है, ये तो मैं पहले भी करती थी। रूही जब लॉन्ड्री एरिया में गई तो वो ये देखकर हैरान थी कि कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर वहां पड़ा था। रूही कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी और कपड़ों को मशीन में डालकर धोने लगी। तभी वहां पर सना आ गई और उसने रूही से तेज आवाज में कहा, तुम क्या कर रही हो? मशीन में कपड़े क्यों धो रही हो? मशीन में कपड़े खराब हो जाते हैं। अगर मशीन में ही कपड़े धोने होते तो ये तो कोई भी कर सकता था, मैं तुम्हें क्यों कहती? सना की ऐसी बातों पर रूही को गुस्सा आने लग गया, पर रूही शांत रही। उसने अपने मन में सोचा, मैं इस घर में अमर और बच्चों के लिए हूँ, मुझे तुम्हारी सच्चाई जाननी है। मुझे पता है कि तुम मुझे ऐसे परेशान करके यहाँ से जाने के लिए मजबूर करना चाह रही हो। कोई बात नहीं, देखती हूँ कि मुझे कितना परेशान कर पाती हो तुम। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। रूही बिना कुछ कहे सारे कपड़े हाथ से धोने लगी। रूही को ऐसे काम करते देख सना को बहुत मजा आ रहा था। वो मुस्कुराकर वहां से चली गई। तभी रूही के कानों में किसी के जोर जोर से लड़ने की आवाज आ रही थी। रूही जल्दी से हॉल में आई तो उसने देखा आरव मेड से जोर जोर से बोल रहा था, छोड़ो, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे मम्मा के साथ स्कूल जाना है। मम्मा मुझे सुबह तैयार करती हैं, मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट कराती हैं। आज मम्मा ने मुझे कुछ भी नहीं कराया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बेचारी मेड बड़े प्यार से आरव को समझा रही थी, आरव बाबा प्लीज जिद नहीं करते, प्लीज चलिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे स्कूल नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आरव को ऐसे जिद करते देखकर सना को बहुत गुस्सा आया। सना ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? चुपचाप स्कूल जाओ। और क्या मामा लगा रखा है? मैं तुम्हारी माँ हूं, कोई और नहीं। सना को देखकर आरव ने तेज आवाज में कहा, आप मेरी माँ नहीं हो, आप गंदी हो। सना को यह सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने आरव को एक थप्पड़ मार दिया और कहा, बहुत बदतमीज हो गए हो तुम, तुम्हें तो मैं। ये बोलकर सना ने दोबारा आरव को मारने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी रूही ने सना का हाथ पकड़ लिया और लाल आंखों से सना को देखते हुए तेज आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की, जिन बच्चों पर मैंने कभी अपनी आवाज भी नहीं उठाई, तुम उन बच्चों पर हाथ उठा रही हो। तुम्हें गुस्सा आता है तो मुझ पर उतारो, तुम बच्चों पर क्यों उतार रही हो? सना ने गुस्से से अपना हाथ रूही के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें मैंने पैदा किया है, तुम मत भूलो कि मैं इनकी माँ हूँ और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी उनके साथ। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? सना की इस हरकत का क्या जवाब देगी रूही? क्या अमर और रूही कभी एक हो पाएंगे? अब सना के वापस आने से कैसी होगी इनकी जिंदगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं। सना की बात सुनकर रूही शांत हो गई। ये बात कहीं ना कहीं सच थी कि आरव और अवनी को जन्म देने वाली माँ तो सना ही थी। रूही ने कुछ सोचकर आरव का हाथ छोड़ दिया और रूही ने इशारे से आरव को समझाते हुए स्कूल जाने को कहा। आरव ने तुरंत ही रूही की बात मान ली और स्कूल चला गया। बच्चों को इतनी शांति से जाते हुए देखकर सना हैरान थी कि अभी तो आरव जिद कर रहा था और अचानक से शांति से चला गया। सना रूही को घूरते हुए वहां से चली गई। रूही भी लॉन्ड्री एरिया में काम करने चली गई। दोपहर में जब रूही ने देखा कि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था तो रूही चुपके चुपके छिपते हुए बच्चों को लेने उनके स्कूल पहुंच गई। रूही स्कूल के बाहर बच्चों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही आरव और अवनी ने स्कूल के बाहर रूही को देखा तो वो दौड़कर रूही के पास आए और उसके गले लग गए। आरव ने रूही से कहा, मम्मा आप यहाँ हमें लेने आई हो? क्या वो बुरी मम्मा हमारे घर से चली गई? रूही ने प्यार से आरव के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, हम आज आइसक्रीम खाने जाएंगे, इसीलिए मम्मा आपके पास आई है। आइसक्रीम का नाम सुनकर आरव और अवनी दोनों ही बहुत खुश हो गए। रूही बच्चों को लेकर पास के आइसक्रीम पार्लर में चली गई। आइसक्रीम खाते वक्त रूही ने बच्चों से कहा, आरव, अवनी, आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो,
पर आपको इस तरह से घर में गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। आरव, जिस तरह से तुमने सना मम्मा से बात की थी वो बिल्कुल भी सही नहीं था बेटा। ऐसा नहीं करते, आपको मैंने यही सिखाया है। अपना सिर झुकाते हुए आरव ने रूही से कहा, सॉरी मम्मा, पर सना मम्मा बहुत गंदी हैं। हमें उनके साथ नहीं रहना है। वो कब जाएंगे यहाँ से? आरव का साथ देते हुए अवनी ने भी रूही से कहा, मम्मा, मुझे भी वो मम्मा नहीं पसंद। वो हमसे कभी भी प्यार से बात नहीं करती हैं। वो सिर्फ हमें डांटती रहती हैं। हमें उनके साथ नहीं रहना। मैं गॉड से प्रे करूंगी कि वो मम्मा जल्दी से यहाँ से चली जाए। बच्चों की इस तरह से बात सुनते हुए रूही ने दोनों बच्चों से कहा, वो आपकी माँ है बेटा, ऐसा नहीं कहते। और आप अच्छे बन के रहो। अच्छे बच्चों की ही बात गॉड भी सुनते हैं। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अच्छे बच्चे बन के रहो तो सना मम्मा आपको भी प्यार करने लग जाए। रूही के ऐसा कहने पर आरव और अपनी दोनों ने एक साथ कहा, नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। रूही और बच्चों ने कुछ देर आपस में बात की। फिर रूही बच्चों को लेकर घर चली आई। उधर सना अमर के ऑफिस पहुंच गई। सना को ऑफिस के अंदर जाते हुए देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने सना को ऑफिस के बाहर ही रोक दिया और कहा, मैडम, आप कौन है? आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? अगर नहीं तो अंदर जाने की परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड को देखते हुए सना ने गुस्से से कहा, तुम 2 टके के सिक्योरिटी गार्ड मुझे रोकोगे? क्या तुम्हें पता नहीं कि अमर का ऑफिस है और मैं अमर की बीवी हूँ? मुझे अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब हटो मेरे रास्ते से। ये बोलते हुए सना की आवाज तेज हो गई थी। जैसे ही सना की आवाज ऑफिस के अंदर गई, आसपास काम कर रहे लोग सना को बड़े गौर से नजर उठाकर देखने लगे। तभी ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने सना से कहा, मैडम, आप किसे बेवकूफ बना रही हैं? हमें भी पता है कि अमर सर की वाइफ रूही मैडम है, तो आप हमें पागल ना बनाइए। अब कोई भी यहाँ पर मुंह ढाकर चला आएगा और अपने आप को अमर सर की वाइफ बोलेगा तो हम यकीन कर लेंगे क्या? एम्प्लॉय के मुंह से अपनी इस तरह से बेइज्जती सुनकर सना को बहुत गुस्सा आ रहा था। सना ने लगभग चिल्लाते हुए एम्प्लॉय से कहा, तुम लोग अपनी औकात भूल चुके हो क्या? तुम्हें नहीं पता तुम लोग ऑफिस में काम करने वाले कीड़े मकोड़े हो और कंपनी की मालकिन से इस तरह से बात कर रहे हो? मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुम्हें नौकरी से निकाल सकती हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो और जाने दो मुझे यहाँ से। सना धक्का देकर गार्ड को किनारे करके सीधे अमर के केबिन की ओर चली गई। सना के वहां से जाते ही एम्प्लॉयज आपस में बात करने लगे, क्या सच में ये अमर सर की वाइफ है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अमर सर की वाइफ तो रूही मैडम है। तभी किसी ने कहा, मैंने सुना था कि अमर सर की पहली बीवी मर चुकी थी और उनका नाम सना था। शायद ये वही है जो वापस आ गई है। तभी किसी ने कहा, कल मैं अमर सर की शादी में गया हुआ था, तभी मैंने इस औरत को देखा था। किसी और ने कहा, ये औरत कितनी बदतमीज है, इससे अच्छी रूही मैडम है। वो हमसे कितने प्यार से बात करती है, हमारा कितना ख्याल रखती है। वो हमें परिवार की तरह ट्रीट करती हैं और ये हमें कीड़े मकोड़े बोल रही हैं। बेचारे अमर सर कैसे झेलेंगे इस औरत को? सना जब अमर के ऑफिस में केबिन की ओर जा रही थी, तभी उसकी नजर वहां पर काम कर रहे वीर पर गई। वीर को देखकर सना उसके पास गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? तुम्हारा काम बस यहीं तक का था, अब निकलो यहाँ से। अमर ये सब अपनी केबिन से देख रहा था और वो अपनी केबिन से बाहर आया और सना की ओर आते हुए कहा, सना, ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं, तो जरा तमीज से पेश आओ। सना ने अमर से कहा, मैं इस वीर को यहाँ देखना भी नहीं चाहती। ये उस रूही का भाई है और मैं नहीं चाहती कि रूही से जुड़ी हुई कोई भी चीज या लोग अमर के आसपास रहें। तो तुम मिस्टर वीर निकलो यहाँ से। अमर ने तेज आवाज में सना से कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? यहाँ तमाशा मत करो सना। तुम कौन होती हो किसी को मेरे ऑफिस से निकालने वाली? मैं जिसे चाहूंगा रखूंगा, जिसे चाहूंगा यहाँ से निकालूंगा। घर तक ठीक था, पर अब तुम ऑफिस में भी आकर तमाशा करने लग गई। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी ऑफिस में कदम भी मत रखना। सना और अमर की इस तरह की लड़ाई देखते हुए वीर को बहुत अजीब लग रहा था। जब वीर ने आसपास नजर फेर कर देखा तो लोग उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। वीर ने सना और अमर को बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, आप दोनों लड़ो मत, इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। अमर वीर को रोकना चाह रहा था, पर जब तक अमर वीर से कुछ कहता, वीर वहां से निकल गया। वीर को वहां से जाते हुए देखकर सना के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
और सना भी वहां से निकल गई। अमर ने आसपास खड़े हुए लोगों से कहा, प्लीज आप लोग अपना काम कीजिए और आई एम सॉरी आपसे जो भी बदतमीजी हुई। ये बोलकर अमर अपनी केबिन में चला गया। अगले दिन शाम को रूही किचन में अमर का फेवरेट फ्रूट रायता बना रही थी। रूही ने खुद से कहा, कुछ दिनों से हमारी जिंदगी में जो तूफान आया हुआ है उसकी वजह से अमर बहुत परेशान चल रहे हैं। आज मैं उनका पसंदीदा खाना बनाऊंगी जिसे खाकर उनका मन शांत हो जाएगा। हम इस समय घर में चल रही परेशानियों को पूरी तरह से तो दूर नहीं कर सकते, पर कुछ समय के लिए उन्हें भुला जरूर सकते हैं। ये सोचते हुए रूही किचन में काम कर रही थी। बच्चे पहले ही स्कूल जा चुके थे। अमर और सना डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना आने का इंतजार कर रहे थे। अमर की नजर बार बार किचन की ओर ही जा रही थी। अमर को खाने से ज्यादा एक झलक रूही को देखने का इंतजार था। सना ये सब देख रही थी और मन ही मन उसे गुस्सा भी आ रहा था। रूही खाना लेकर किचन से आई और वो अमर को खाना परोसने लगी। जैसे ही रूही ने रायता का बाउल अपने हाथ में लिया, सना ने उस पर अपना हाथ मार दिया, जिससे वो रायता जमीन पर गिर पड़ा। अमर ने लगभग चिल्लाते हुए सना से कहा, सना ये क्या बदतमीजी है। सना ने अमर को शांत करते हुए कहा, तुम चुप रहो, देख रही हूं मैं कि तुम्हारी नजरें अपनी बीवी को छोड़कर इस रूही पर अटकी हुई हैं। और रूही, तुमने ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है। खाना बना रही हो, फिर आकर मेरे पति को मेरे ही सामने खाना परोस भी रही हो। भूलो मत कि अमर की बीवी मैं हूँ, तुम नहीं। तो अमर की बीवी बनने की कोशिश मत करो। तुम अमर के लिए ये सब क्या जताना चाह रही हो। ये अमर के आजू बाजू जो तुम घूमती रहती हो, मैं सब समझती हूँ। तुम मेरे पति पर डोरे डालना चाहती हो, पर तुम्हारा प्लान मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी, समझी। सना की कड़वी बातें सुनकर रूही को बहुत दुख हो रहा था। रूही रोते हुए गार्डन में चली गई। रूही को इस तरह से रोता हुआ देखकर समर्थ रूही के पास आया और रूही को हंसते हुए देखकर बोला, क्या हो गया, लग रहा है तुम्हारा जादू नहीं चला। ओ मैं तो भूल ही गया था कि अब तो अमर की पत्नी वापस आ गई है, तब तुम्हारी क्या औकात रह गई है। अरे हाँ, यहाँ तुम तो बस एक दूसरी औरत बन के रह गई हो। हर दूसरी औरत के नसीब में तो यही होता है जो तुम कर रही हो, सिर्फ रोना। रूही ने समर्थ से कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप गार्डन में बैठी रही। रूही की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। रूही का मजाक उड़ाने के बाद समर्थ घर के अंदर जाने लगा। उधर रूही के वहां से जाने के बाद अमर को सना का रूही से बदतमीजी करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अमर खाना छोड़कर रूही से बात करने के लिए गार्डन की ओर जाने लगा। तभी घर के दरवाजे पर समर्थ अमर से टकरा गया। समर्थ को देखकर गुस्सा होते हुए अमर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, निकल जाओ यहाँ से, तुम मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। सना ने जब अमर को इस तरह से समर्थ से बात करते हुए देखा तो सना उठकर वहां आई और अमर से चीखते हुए बोली, क्यों नहीं आ सकता मेरा भाई इस घर के अंदर, वो जरूर आएगा इस घर में। अमर ने सना को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना समर्थ घर के अंदर नहीं आ सकता, मुझे नहीं पसंद ये आदमी मेरे घर के अंदर आए। तभी समर्थ का हाथ पकड़ के सना उसे घर के अंदर ले आई और अमर को देखते हुए सना ने कहा, मेरे भाई को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता, ये उसकी बहन का घर है। तुम कौन होते हो मेरे भाई को इस घर में आने से रोकने वाले। ओह, मैं समझ गई, तुमने सोचा होगा कि तुम रूही और उसके घर वालों को इस घर में रखो ताकि तुम यहाँ से मेरा पत्ता साफ कर सको। मुझे पता है कि यहाँ मेरा अकेले रहना ठीक नहीं है, तो मेरा भाई मेरे साथ रहेगा ताकि तुम लोग कोई भी उल्टी सीधी हरकत मेरे साथ न कर सको। अमर को देखकर समर्थ मुस्कुराने लगा, जैसे कि वो अमर का मजाक उड़ा रहा हो, और वो सना के साथ घर के अंदर आ गया। अमर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। अमर अपने आप को बहुत ही बेसहारा और मजबूर समझ रहा था। उसके हाथ जैसे अचानक से बंद गए थे। अमर गुस्से से गार्डन में चला गया। तभी अमर ने रोते हुए रूही को वहां देखा। अमर रूही के बगल में जाकर बैठ गया और रूही के आंसुओं को पोंछते हुए अमर ने रूही से कहा, मुझे पता है कि सना बहुत बदतमीज है और उसे तुम्हारे साथ इस तरह से बात करते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम प्लीज रोना बंद करो। भरी हुई आंखों से रूही ने अमर को देखते हुए कहा, पर सना ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा, वो सच में तुम्हारी पत्नी है और मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। अमर ने रूही के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, उसके कहने ना कहने से क्या होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि दुनिया के सामने हमारी शादी नहीं हुई है, पर मैं दिल से सिर्फ तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम ही मेरी बीवी रहोगी। ये बोलकर अमर ने रूही को गले से लगा लिया।
रूही को गले से लगाते हुए अमर एक गहरी सोच में पड़ गया। अमर ने अपने मन में कहा, मुझे सना का मैटर जल्दी रिजॉल्व करना होगा, नहीं तो ये हमें चैन से जीने नहीं देगी। तभी अमर का फोन बजा। अमर का फोन बहुत देर से बज रहा था। अमर ने जैसे ही फोन उठाया, उधर से आशीष ने कहा, सर आज आपकी जरूरी मीटिंग है, यही याद दिलाने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। अमर ने ओके बोलकर फोन रख दिया और वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। क्या मकसद था समर्थ का अमर के घर में आने का? आगे क्या चाल चलेगी सना? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं मिला है। सुबह अमर के ऑफिस से फोन आने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल गया था। रूही भी बेकरी जाने के लिए तैयार हो रही थी। बच्चे भी आज बिना किसी जिद के तैयार होकर मेड के साथ स्कूल चले गए थे। अमर के ऑफिस के लिए निकल जाने के बाद समर्थ अपनी आंखें घुमाकर इधर उधर देख रहा था, जैसे कि वो कुछ खोज रहा हो। तभी सना ने समर्थ से कहा, क्या बात है, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? समर्थ ने सना से कहा कि रूही कहाँ गई, दिख नहीं रही है। सना ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या पता कहाँ है, सुबह मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी तो अब चली गई होगी कहीं, मुझे भी नहीं दिखी, पर तुम उसे क्यों पूछ रहे हो? सना को नहीं पता था कि रूही घर में थी। कुछ सोचते हुए समर्थ ने सना से कहा, नहीं बस ऐसे ही पूछा, मुझे कॉफी पीनी है, जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आओ। सना ने हाँ में अपना सिर हिलाया और किसी गुलाम की तरह बिना कोई सवाल किए किचन की ओर चली गई। समर्थ ने इधर उधर अपनी नजर दौड़ाई। उसके बाद उसने अपने मन में कहा, लगता है घर में इस वक्त कोई नहीं है, यही सही समय है मेरे काम को अंजाम देने का। ये सोचते हुए समर्थ धीरे धीरे घर में कुछ खोजने लगा। तभी उसकी नजर अमर की लाइब्रेरी पर गई, जहाँ पर अमर ने अपना ऑफिस बनाया था। समर्थ ने इधर उधर देखा। जब उसे ये यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा था, तो वो जल्दी से अमर की लाइब्रेरी के अंदर चला गया। लाइब्रेरी को देखते हुए समर्थ ने खुद से कहा, मुझे जल्दी ही उन डायमंड्स को खोजना होगा, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। एक बार मुझे वो डायमंड मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें देख लूंगा अमर। ये बोलते हुए समर्थ जल्दी जल्दी उन डायमंड्स को खोजने लगा, लेकिन काफी तलाश करने के बावजूद समर्थ को वहां कुछ भी नहीं मिला। तभी रूही तैयार होकर बेकरी के लिए निकल रही थी। जब वो लाइब्रेरी के सामने से गुजर रही थी, तो रूही को लाइब्रेरी से कुछ आहट महसूस हुई। उसके कदम वहीं रुक गए। रूही ने जब घूम कर देखा, तो लाइब्रेरी का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। रूही ने खुद से कहा, इस समय लाइब्रेरी में कौन हो सकता है? अमर तो सुबह ही ऑफिस चले गए थे और अमर के अलावा लाइब्रेरी में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है। ये सोचते हुए रूही लाइब्रेरी की ओर बढ़ने लगी। रूही ने धीरे से लाइब्रेरी का दरवाजा खोला तो समर्थ को सामने देखकर चौंक गई। रूही ने देखा कि समर्थ वहां पर कुछ खोज रहा था। अपनी भौहें चढ़ाते हुए रूही ने समर्थ से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अमर की परमिशन के बिना लाइब्रेरी में कोई नहीं आ सकता, तो तुम यहाँ कैसे आ गए? अचानक से रूही को वहां देखकर समर्थ चौंक गया। समर्थ के माथे पर पसीना आ गया, पर अपनी घबराहट को चेहरे पर ना लाते हुए समर्थ ने रूही से कहा, तुम कौन होती हो मुझे कहीं भी आने जाने से रोकने वाली? ये मेरी बहन का घर है, मैं जहाँ चाहूंगा वहां जाऊंगा। तुम अपने आप को यहाँ की मालकिन समझ बैठी हो क्या? रूही ने समर्थ को घूरते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ देखकर चौंक क्यों गए? खैर, तुम चाहे जिस मकसद से भी इस घर में आए हो, पर तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगे। तुम यहाँ जो ढूंढ रहे हो ना, वो मुझे पता है। ये बोलकर रूही वहां से निकल गई। रूही को वहां से जाता देखकर समर्थ ने अपना हाथ पास में रखे टेबल पर मार दिया और अपने दांत पीसते हुए उससे कहा, रूही को कैसे पता कि मैं यहाँ क्या खोज रहा था? ज्यादा ही घमंड आ गया है रूही तुम्हारे अंदर। तुम्हारे इन परों को जल्दी कुतरना होगा, नहीं तो तुम मेरे प्लान में खतरा बन सकती हो। बेकरी पहुंचने के बाद रूही अपना काम कर रही थी कि तभी वहां पर नंदिता आ गई। नंदिता को अपने पास आते हुए देखकर रूही हैरान थी। रूही ने नंदिता को सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नंदिता ने रूही को देखकर हंसते हुए कहा, अपनी माँ से कोई इस तरह से बात करता है क्या? मैंने सुना कि तुम्हारी शादी टूट गई है। रूही ने नंदिता को ध्यान से देखते हुए कहा, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आप मेरी माँ हैं, क्योंकि ये सच्चाई तो मेरे लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं है।
मुझे पता है कि आप यहाँ मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हैं। आप तो खुश होंगी ना कि मेरी शादी टूट गई, क्योंकि आपके वफादार समर्थ ने आपको कुछ भी नहीं बताया कि मेरी शादी कैसे टूटी और किसकी वजह से टूटी। समर्थ का नाम सुनकर नंदिता के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो हैरान थी क्योंकि नंदिता को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि सना और समर्थ की वजह से रूही और अमर की शादी टूटी थी। नंदिता ने हैरानी से रूही को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? किसकी वजह से टूटी है तुम्हारी शादी? और मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो बस इतना पता चला कि तुम्हारी शादी टूट गई। रूही ने हंसते हुए कहा, अब आप किसी और को बेवकूफ बनाइए। मुझे पता है कि समर्थ और सना के साथ मिलकर आपने ही ये सब किया है, जिससे कि मेरी और अमर की शादी टूट जाए। आपने ही ऐसा किया ताकि आप मुझसे अमर को छीन सकें और मुझे तकलीफ हो। ये बोलते बोलते रूही की आंखें भर चुकी थी। रूही की बात सुनकर नंदिता ऐसी हो गई जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया था। रूही से बिना एक शब्द कहे नंदिता फौरन वहां से निकल गई। नंदिता के जाने के बाद रूही की नजर सामने लगे आईने पर चली गई। रूही ने उस पर देखते हुए अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछा और खुद से कहा, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? रूही ने आईने में देखते हुए कुछ सोचा और फिर अपना काम करने लगी। रात में रूही अपने रूम में थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुबह जो कुछ भी हुआ था वही सब दोबारा हो। इसीलिए रूही खाना खाने भी नहीं गई। शाम को डिनर टेबल पर जब अमर ने रूही को नहीं देखा तो अमर ने पास खड़ी मेड से कहा, रूही कहाँ है? वो खाना खाने नहीं आई अब तक? जाओ रूही को बुला कर लाओ। वो मेड तुरंत वहां से चली गई। पास बैठी सना ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली। वो किसी तरह अपने गुस्से को काबू करना चाह रही थी। कुछ देर बाद वो मेड अकेले ही वापस आई और उसने धीरे से अमर से कहा, सर, मैडम ने कहा कि उन्हें भूख नहीं है और उन्होंने कहा कि आप लोग खाना खा लें और उनका इंतजार ना करें। मेड की बात सुनकर अमर समझ गया कि जरूर रूही सुबह की बात से अपसेट होगी। कुछ सोचते हुए अमर अपनी जगह से उठ गया। उसने अपने सामने रखी प्लेट में खाना परोसा और उसे लेकर रूही के कमरे की ओर जाने लग गया। सना ने अमर को रोकते हुए कहा, अमर, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हारा परिवार यहाँ है और तुम एक बाहर वाली के लिए हमें छोड़कर उसके पास जा रहे हो। ये सब उसकी एक चाल है। अमर के कदम वहीं रुक गए। अमर को रुका हुआ देखकर सना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सना को लगा कि अमर उसकी बात मान गया। अमर पीछे मुड़ा और उसने बिना सना को देखे आरव और अवनी से कहा, बच्चों आप लोग खाना खा लो, मैं आपकी मम्मा को खाना खिलाने जा रहा हूँ। अमर की बात सुनकर आरव और अवनी ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ओके पापा। उसके बाद अमर वहां से चला गया। सना खींच कर वहीं बैठी रह गई। अमर जब खाने की प्लेट लेकर रूही के पास आया तो रूही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। अमर ने जैसे ही स्टोर रूम की लाइट जलाई, रूही चौंक कर उठकर बैठ गई। जब रूही ने अमर को देखा तो वो हैरानी से उसके पीछे देखने लगी, जैसे कि वो देखना चाह रही थी कि अमर को कहीं किसी ने वहां पर देखा तो नहीं था। अमर ने जब रूही को ऐसे देखते हुए देखा तो उसने कहा, ऐसे क्या देख रही हो तुम? जब रूही श्योर हो गई कि अमर वहां अकेला था तो रूही ने अमर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर सना ने तुम्हें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अमर ने रूही को शांत करते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा। पहले तुम ये बताओ, तुम खाने की टेबल पर क्यों नहीं आई? रूही ने उदास होकर अपना चेहरा झुकाते हुए कहा, वो बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं थी और मैं नहीं चाहती कि घर में कोई और तमाशा हो। रूही की बात सुनकर अमर उसके बगल में बैठ गया और खाने का एक निवाला रूही के मुंह के पास ले जाते हुए उससे कहा, तुम्हारे खाना ना खाने से सब सही नहीं हो जाएगा, तो फालतू की बातें मत सोचो और चुपचाप खाना खाओ। ये बोलकर अमर ने वो निवाला रूही को खिला दिया। अमर के इतने प्यार से खाना खिलाने पर रूही कुछ नहीं कह पाई और उसने भी चुपचाप खा लिया। जब अमर उसे दूसरा निवाला खिलाने वाला था तभी रूही ने अमर का हाथ पकड़कर रोक लिया और वो निवाला अपने हाथ में लेकर अमर को खिलाते हुए बोली, मुझे पता है कि तुमने भी खाना नहीं खाया होगा। आज दोनों को सुकून से एक दूसरे के साथ ये पल नसीब हुए थे। रूही और अमर इन पलों को अच्छे से जी लेना चाह रहे थे। तभी अमर ने गलती से मिर्च खा ली और उसे जोर से तीखा लगने लगा तो अमर ने कहा, उफ, बहुत तीखा है, मेरा मुंह जल रहा है। रूही घबरा गई और उसने पास पड़े जग से अमर को पानी देना चाहा पर उसमें पानी खत्म था। रूही ने अमर से कहा, बस तुम 2 मिनट दो, मैं अभी आई।
रूही पानी लेने के लिए किचन की ओर भागी। जब रूही पानी लेकर अपने कमरे की ओर जा रही थी तभी सना ने रूही का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, रुको रूही, कहाँ भागी जा रही हो? एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? तुमने अमर को क्या से क्या बना दिया है? वो तुम्हारे आगे पीछे किसी पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरता है। कभी वो तुम्हारे कमरे के बाहर किसी चौकीदार की तरह सो जाता है और कभी तुम्हारे लिए किसी नौकर की तरह खाना लेकर जाता है। अच्छे भले आदमी को तुमने अपना नौकर बनाकर रखा है। तुम भूलो मत कि वो मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाप है। तुम हमें बख्श क्यों नहीं देती? तुम यहाँ पैसों के लिए रुकी हो ना? मुझे अपनी कीमत बताओ कि तुम मेरे पति का पीछा छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी? सना ये सब बात बिना रुके एक सांस में बोल गई। रूही बार बार सना से अपना हाथ छुड़ाकर अमर के पास जाना चाह रही थी, पर सना उसे छोड़ ही नहीं रही थी। सना की आखिरी बात पर रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था। रूही ने सना की ओर आगे बढ़ते हुए तेज आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, बहुत बोल चुकी तुम और बहुत सुन लिया मैंने। अरे तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया तो तुम प्यार को क्या समझोगी? तुम मेरे प्यार की कीमत इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं चुका पाओगी, समझी? सना रूही के जवाब से एकदम शांत हो गई। वो कुछ कहना चाह रही थी कि रूही ने चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, अब एक शब्द और मत बोलना। बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम कल से रोती हुई रूही को नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंट रूही को देखोगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, देखती हूँ तुम मेरा क्या उखाड़ सकती हो। ये बोलकर रूही वहां से सीधा अमर के पास चली गई। सना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये रूही के अंदर अचानक से इतनी हिम्मत कैसे आ गई। उधर पानी पीते हुए अमर ने रूही से कहा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में हो और कहाँ भाग गई थी तुम? कुछ सोचते हुए रूही ने अमर से कहा, सॉरी, वो बस रास्ते में एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया था। अमर को कुछ समझ नहीं आया। अमर ने कहा, पर हमारे घर में बिल्ली? रूही ने अमर को बीच में टोकते हुए कहा, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अमर, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर रूही ने सफाई के वक्त मिले हुए पेपर्स को अमर के सामने करते हुए कहा, ये देखो मेरी हवेली के पेपर्स, ये मुझे उस सामान में मिला जो तुम समर्थ के घर से लाए थे। ये देखते ही अमर समझ गया कि रूही की हवेली पर होटल का काम रुकवाने के पीछे समर्थ का हाथ था। अमर ने गुस्से से कहा, इस समर्थ को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अमर को रोकते हुए रूही ने कहा, ये वक्त होश खोने का नहीं है, हमें उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। रूही की बात सुनकर अमर ने हैरानी से रूही से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझा नहीं। कुछ सोचते हुए रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई और रूही ने कहा, तुम बस देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। क्या करने वाली थी रूही? वो कैसे जवाब देगी समर्थ की इस चाल का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोई मुझको यूं